Hello everyone. We have already discussed the domain of algebraic functions, logarithmic functions and trigonometric functions. ठीक है, now we are going to discuss the domain of some miscellaneous functions. तो उन तीनों मेजर कैटेगरीज को छोड़ के जो भी वैरायटी ऑफ फंक्शंस हमारे पास बच गए हैं उन सबको एक साथ डिस्कस कर लेते हैं इसमें. फाइन. तो देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इज fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस. इसमें स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन है इस केस में. ठीक है, तो साथ साथ में डिस्कस भी करते जाएंगे जो जो भी फंक्शन आते जाते हैं कि ये वाला जो एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन होता है ना fx इज इक्वल टू a टू द पावर x वाला, तो ये डिफाइंड होता है. दिस इज डिफाइंड फॉर a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन x ऑल रियल नंबर्स. ये चीज याद रखना, जब भी ऐसा फंक्शन आएगा a टू द पावर x एक्सपोनेंशियल टाइप का, तो इसको डिफाइन होने के लिए कंडीशंस क्या क्या है. ये जो बेस है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए. जैसे लॉग में होता है सेम चीज है, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, और ये x वाला नंबर कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी रियल नंबर. ठीक है, अब इस केस में चेक करो, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है तो सबसे पहले स्क्वायर रूट को डिफाइन करवाते हैं. तो इसके अंदर वाली क्वांटिटी को कर देते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो दिस इज 1 minus 5 to the power minus x upon 7 to the power minus x minus 7 is greater than or equal to 0. इसको करते हैं सिंप्लीफाइड. तो सिर्फ इसको डिफाइन करवाना काफी है, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन है ना 5 टू द पावर समथिंग, तो ये वाला नंबर तो कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे देखो x कैन बी एनी रियल नंबर. ठीक है, तो बाकी वाला फंक्शन हमेशा डिफाइंड होगा, सिर्फ स्क्वायर रूट को डिफाइन करवाना है. तो वी हैव टू सॉल्व फॉर दिस इन इक्वेशन ओनली. तो इसको क्या करेंगे, 5 टू द पावर माइनस x को मैं लिख लेता हूँ 1 minus 1 upon 5 to the power x, and similarly 7 to the power minus x को लिखा जा सकता है 1 upon 7 to the power x minus 7 greater than or equal to 0. अब इसके एलसीएम ले लेते हैं. सो दिस विल बी कितना, 5 to the power x minus 1 upon 5 to the power x, और ये कितना बनेगा 7 to the power x ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. सो 7 to the power x upon 1 minus 7 to the power x plus 1. देखते जाओ कैलकुलेशन. ठीक है, दिस इज 7 to the power x. ओके जी, डन. अब ध्यान देना, 7 टू द पावर x जो होता है हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, तो यहाँ पे a टू द पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर. इसकी जो रेंज होती है हमेशा पॉजिटिव होती है. सो a टू द पावर x इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज. तो 7 टू द पावर x हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये तो 0 बन जाएंगे. तो 7 टू द पावर x उस तरफ जाएगा 0 बनेगा, ये उस तरफ जाएगा ये भी 0 बन जाएगा. तो बचेगा क्या हमारे पास, 5 to the power x minus 1 upon 1 minus 7 to the power x plus 1. तो मैं क्या करता हूँ ना, दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये कन्वर्ट हो जाएगा 7 की पावर x plus 1 minus 1 and less than or equal to 0. तो यहां तक आ गए हम लोग. अब इसके बाद क्या होगा, दोनों फैक्टर्स का रेशियो हमें नेगेटिव चाहिए. तो या तो न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा, या न्यूमरेटर नेगेटिव होगा डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा. तो चाहो तो ऐसे केसेस बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे सिचुएशन में भी ना वेवी कर्व मेथड लगाया जा सकता है. ठीक है, तो कैसे लगेगा, पहले ये जो ऊपर वाला फैक्टर है ये देख लो कहां पे 0 होगा. तो 5 टू द पावर x minus 1 कहां पे 0 होगा. सो 5 टू द पावर x minus 1 इक्वल टू 0 से x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी. तो जब x की वैल्यू 0 होगी तब ये पूरा फैक्टर 0 होगा, तो मतलब x इज इक्वल टू 0 मेरा एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया. सिमिलरली डिनोमिनेटर वाला पार्ट देख लो कब 0 होगा. सो 7 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 1 को हमें 0 करवाना है, तो ये कब 0 होगा, जब x प्लस 1 की वैल्यू 0 होगी. इसका मतलब जब x की वैल्यू माइनस 1 होगी. तो तुम लोग देख पा रहे होंगे कि x की दो वैल्यूज आ रही है, बेसिकली दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं 0 और -1. तो जैसे वेवी कर्व मेथड में करा जाता था सेम तरीके से इसमें करा जाएगा. इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो क्रिटिकल पॉइंट्स को, -1 0, और साइंस ना वैसे ही लग जाएंगे. चाहो तो वेरीफाई करके देख सकते हो. x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी ना तो ये 5 टू द पावर x -1 पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, तो पूरा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा. जब -1 से 0 के बीच में होगा एक नंबर पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव आएगा, सिमिलरली ये पॉजिटिव. तो सेम तरीके से साइन स्कीम लगाई जा सकती है जैसे बेबी कर्व मेथड में होता था. अब देख लो क्या चाहिए हमें, लेस देन 0 चाहिए, तो ये वाला इंटरवल आ जाएगा -1 से 0 के बीच का. ओपन क्लोज का देख लो कौन 0 हो सकता, कौन क्लोज आएगा कौन ओपन आएगा. तो x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, नहीं अलाउड है. x इज इक्वल टू 0 रखना अलाउड है. ठीक बात है. तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू -1 टू 0, -1 पे ओपन 0 पे क्लोज. So this must be the domain of the function.
ठीक है जी, तो इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कांसेप्ट यूज हो गया। डोमेन याद रखो a टू द पावर x की जो डोमेन x की वैल्यूज होगी ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है और इसकी रेंज क्या होती है, ग्रेटर देन 0, 0 से इंफिनिटी की रेंज होती है। ओके डन। ओके सेकंड पार्ट देखते हैं। स्क्वायर रूट का फंक्शन है और अंदर जितने भी फंक्शन आप देख पा रहे होगे सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो x की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होते हैं, बेस सबके ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये कोई चिंता वाली बात है नहीं। तो सिर्फ क्या करेंगे, अंदर वाली पूरी क्वांटिटी को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देंगे। और थोड़ा सा आइडिया ले लो सिंप्लीफाई करने के लिए, 8 टू द पावर 1/3 अगर तुम करोगे ना कितना आएगा, 2 आएगा। सो 8 की पावर 1/3 2 और 2 की पावर 2 करोगे 4, तो ये जो पूरी वैल्यू है ये इनफैक्ट 4 के बराबर है। तो कंडीशन क्या लग जाएगी, that 4 to the power x plus 4 to the power x minus 2 minus 13 माइनस, इसको भी अगर देखो 2 की पावर 2 कितना 4 ही लिखा जा सकता है। सो 4 की पावर x minus 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो दिस इज द ओनली कंडीशन दैट वी हैव टू अप्लाई जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा। इसको सोल्व कर लो, x की जो वैल्यूज आएंगी वही डोमेन कहलाएंगी। तो सोल्व करते हैं। इसमें आप लोग देख पा रहे हो कि 4 टू द पावर x वाली टर्म प्रेजेंट है, तो 4 टू द पावर x वाली टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। सो 4 टू द पावर x को या तो एक काम करो, फॉर द टाइम बीइंग t मान लो, पुट 4 टू द पावर x इज इक्वल टू t। तो क्या बनेगा ये, दिस विल बी t प्लस ये लिखा जाएगा 4 टू द पावर x अपॉन 4 टू द पावर 2 दैट इज 16, और इसको लिखा जा सकता है 4 टू द पावर x दैट इज t अपॉन 4। ये चीज बन रही है। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, so it will be 16t, 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सारी इक्वेशन को बेसिकली, 16t प्लस it would be t minus 13 into 16 208 and minus 4t greater than or equal to 0। ये चीज बनी। अब t वाली टर्म्स कलेक्ट कर लो, 16 plus 1 17, 17 minus 4 is 13, so 13t is greater than or equal to 208। तो t की वैल्यूज क्या आ गई है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों को डिवाइड करवाएंगे। तो डिवाइड करके देखो, अगर कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा तो 13 1 से 13 7 8, 13 6 is 78। तो ये आ गया t is greater than or equal to 16 और t की वैल्यू क्या है, 4 to the power x है, रिप्लेस कर दो या, और 16 को लिखा जा सकता है क्या, 4 to the power 2। ये चीज है। तो दोनों साइड पे बेस सेम है, पावर्स के बीच में रिलेशन देखना है। इसमें भी एक बढ़िया प्रॉपर्टी होती है, ध्यान देना। तो प्रॉपर्टीज नोट की फॉर्म में लिख रहे हैं। सो a to the power x is greater than a to the power y। अगर इस टाइप की सिचुएशन है ना कि इनइक्वालिटी है और दोनों साइड पे बेस इक्वल है, तो अगर बेस इक्वल है तो पावर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, पावर्स के बीच में रिलेशन होगा x इज ग्रेटर देन y अगर बेस ग्रेटर देन 1 है, और x लेस देन y अगर बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। तो जैसे लॉग वाली प्रॉपर्टी होती थी, सिमिलर सी प्रॉपर्टी है कि बेसिस अगर दोनों साइड पे इक्वल है तो पावर्स के बीच में क्या रिलेशन होगा वो डिपेंड करेगा बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है या 1 से छोटी। अगर 1 से बड़ी है रिलेशन सेम ही रहेगा पावर्स के बीच में भी, अगर 1 से छोटी है रिलेशन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इस केस में बेस 4 है, 1 से बड़ा, तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तो क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये x की वैल्यूज आ गई। इसका मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन f क्या आ गया, 2 to infinity। ठीक बात है। तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर बेस्ड था। ये हमें एक नई जानकारी मिल गई एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, याद रखेंगे इसको। फाइन। हाँ जी, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इनफैक्ट थर्ड और फोर्थ ना दोनों सेम फंक्शंस है, सिमिलर फंक्शंस है। एनसीआर और एनपीआर की बात हो रही है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि भाई एनसीआर वाला फंक्शन कब डिफाइंड होता है और एनपीआर वाला कब। तो इसको देख लेते हैं, पहले कंसेप्ट देख लेते हैं। तो एनसीआर को डिफाइन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है। सबसे पहले तो n कैसा नंबर होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। n इज अ नेचुरल नंबर। फर्स्ट कंडीशन, n इज नेचुरल नंबर। क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो एनसीआर का मतलब क्या होता है कि टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, उसमें से r की सिलेक्शन करनी है। तो जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है कम से कम एक तो होना चाहिए, 1 2 3 4 इस तरीके के होने चाहिए। तो n इज अ नेचुरल नंबर। r पे क्या कंडीशन है, कितने ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन कर सकते हो, 0 की भी कर सकते हो, 1 की भी, 2 की भी, 3 की भी। तो r शुड बी अ होल नंबर। n is a natural number, r is a whole number, and finally n should be greater than or equal to r। ये तीन कंडीशंस हैं इनको डिफाइन होने के लिए।
ठीक बात है, इनको याद रखा जाएगा। और यही सेम कंडीशंस एनपीआर के लिए भी है। सो इट इज ट्रू एज वेल एज फॉर एनपीआर। तो चाहे एनसीआर लिखो चाहे एनपीआर लिखो, दोनों को डिफाइन होने के लिए सेम कंडीशंस है। एन नेचुरल नंबर होना चाहिए, आर होल नंबर, और एन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। ठीक है जी, ठीक है। अब ये चीज अगर मुझे पता चल गई, नाउ वी शुड बी एबल टू फाइंड द डोमेन। डोमेन में क्या होता है, कंडीशंस ही तो लगानी होती है, इसको डिफाइन करवाना है, इसको डिफाइन करवाना है, तो करवाते हैं। सबसे पहले 16 माइनस एक्स कैसा होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, सो 16 माइनस एक्स इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रेटर देन 0 बोल देता हूँ उसको, कि 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर है तो 0 से बड़ा होगा, तो फिलहाल हम ये कंडीशन लगा रहे हैं, बट याद रखना सिर्फ नेचुरल नंबर वाली वैल्यूज रखेंगे हम यहाँ से। और कौन सी कंडीशन है, 2x माइनस 1, ये भी कैसा होना चाहिए, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगा देते हैं। ठीक है, होल नंबर है, 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, बट वैल्यूज कैसी आएंगी, होल नंबर्स ही आएंगे। और तीसरी कंडीशन कौन सी है, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। सो 16 माइनस x should be greater than or equal to 2x minus। ये तीन कंडीशंस लगाते हैं पहले, इनको सॉल्व किया जाएगा। तो यहां से क्या आ गया, x is less than 16, ओके, और यहां से x is greater than or equal to 1/2, और यहां से क्या मिलेगा तुम्हें, 3x is less than or equal to 17, so x is less than or equal to 17/3। ये वैल्यूज आ गई। तो फर्स्ट वाला फंक्शन तो डिफाइन करवा दिया हमने एनसीआर वाला, तो अब नेक्स्ट वाला भी डिफाइन करवा देते हैं। सो इसको डिफाइन करवाने के लिए फिर से सिमिलर कंडीशंस, 20 माइनस 3x शुड बी ग्रेटर देन 0, 2x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। सो 20 माइनस 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x माइनस 5। ठीक है, डन। ओके, तो यहां पे देखो क्या आएगा, 3x लेस देन 20, तो x इज लेस देन 20/3। यहां से x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5/2, और यहां से क्या, दिस इज 5x इज लेस देन और इक्वल टू 25, सो x इज लेस देन और इक्वल टू 5। इतनी वैल्यूज आ गई x की आपके पास। 6 कंडीशंस लगी, 3 एनपीआर के लिए, 3 एनसीआर के लिए। अब हमें इन सब में से 6 सॉल्यूशन सेट है हमारे पास, 6 का इंटरसेक्शन लेना है, और इंटरसेक्शन में सिर्फ होल नंबर वाली वैल्यूज रखी जाएंगी। ठीक है, तो देखते जाओ, x 16 से छोटा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, दिस, इन सब में कॉमन वैल्यूज क्या आएंगे, सो द कॉमन वैल्यूज शुड बी, देख लो एक बार, ग्रेटर देन और इक्वल टू 7/2 पकड़ लो, 5/2 सॉरी, तो 2.5 समथिंग से बड़ा होना चाहिए। और अगर हम सिर्फ नेचुरल नंबर्स की बात करें तो यहां से 3 विल बी द लोएस्ट नंबर, 3 विल बी द लोएस्ट वैल्यू ऑफ x, और सबसे बड़ी वाली कौन सी होगी, ये बोल रहा है 20/3, 6 पॉइंट समथिंग है ये 5 या 5 से छोटा, ये भी 5 पॉइंट समथिंग है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, 5 हो सकती है। तो ध्यान देना, कॉमन वैल्यूज ऑफ x जो मिलेंगी तुम्हें नेचुरल नंबर्स में या होल नंबर्स में, दैट आर 3, 4 एंड 5। चेक करो एक बार, ये वाली वैल्यूज हैं जो सब में कॉमन है, सबको सेटिस्फाई कर रही है, और इनके कोरस्पॉन्डिंग ही तो ये सारे नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स बन पाएंगे। फाइन, तो याद रखना, ग्रेटर देन 0 का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 1/2, 3/2 वैल्यूज इसकी नहीं हो सकती, क्योंकि ये वाला जो नंबर होगा पूरा, ये एक नेचुरल नंबर होगा। तो इसमें से जो x की कॉमन वैल्यूज आएंगी, उसमें से हमने सिर्फ वही वाली पिक की है जो नेचुरल नंबर होगी या होल नंबर्स होंगे। ठीक है जी, फाइन। हाँ जी, फोर्थ पार्ट देखते हैं, fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसको डिफाइन करवाना है। 2 टाइप के फंक्शंस दिख रहे हैं, स्क्वायर रूट वाला है और एनसीआर वाला। अब स्क्वायर रूट वाला फंक्शन डिफाइन होने के लिए अंदर वाली जो पूरी क्वांटिटी है ना, x² + 4x c एंड 2x² + 3, ये कैसे होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब ध्यान देना, ये जो एनसीआर होता है ना, अगर तुमने ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी, इसको डिफाइन करवा दिया, तो एनसीआर का जो रिजल्ट आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। रेंज बेसिकली जो एनसीआर या एनपीआर की होती है वो पॉजिटिव होती है हमेशा, क्योंकि अगर मैं तुमसे बोलूं n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करनी है, कितने तरीकों से कर सकते हो, तो कम से कम एक तरीका तो होगा ही, नेगेटिव में तो हो नहीं सकते। तो एनसीआर की जो रेंज आएगी ग्रेटर देन 0 आएगी, ग्रेटर देन 0 को भी अगर ज्यादा सही तरीके से बोलना चाहो तो वी कैन से कि नेचुरल नंबर आती है हमेशा, या तो एक तरीका होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर मैं एनपीआर की बात करूं तो एनपीआर क्या होता है, n ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से r को लेके अरेंज करना है, तो जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आएंगी वो भी नेचुरल नंबर्स में आएंगे। ठीक है,
तो इसका मतलब अगर तुम चाहते हो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो वो तो हमेशा ही होगी, तो ये तो हमेशा डिफाइंड होगा। तो वी कैन से x कैन बी एनी नंबर फ्रॉम हियर। ऑल रियल नंबर लिख रहा हूं, बट रियल नंबर का मतलब वही है कि वो वाली वैल्यूज ही रखनी है हमें जिसके लिए डिफाइंड होगा। सो दिस इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, अब इसको डिफाइन करवाते हैं, सी वाले फंक्शन को डिफाइन करवाते हैं। तो कौन कौन सी कंडीशंस, x² + 4x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 2x² + 3 should be greater than 0, and this is greater than or equal to this. So x² + 4x is greater than or equal to 2x² + 3. ठीक है जी, तो करते हैं इसको सोल्व करो। x × x + 4 greater than or equal to 0, वेवी का मेथड लगेगा। so -4 0 प्लस माइनस प्लस, so x belongs to -infinity to -4 union 0 to infinity। इन सारी वैल्यूज के लिए x² + 4x क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बट याद रखो हमें होल नंबर्स चाहिए, सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले सारे नहीं चलेंगे। ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये 2x² + 3 हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, तो यहाँ से x की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ऑलवेज ट्रू। और थर्ड वाले को अगर मैं सोल्व करूं, क्या मिल रहा है मुझे, x² उस तरफ लेके जा रहे हैं, -4x + 3 लेस देन और इक्वल टू 0, दो फैक्टर्स बनेंगे x - 1 x - 3 लेस देन और इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज क्या आएगी, 1 2 लेके 3 तक आएगी, x बिलोंग्स टू 1 2 3। ठीक बात है, सॉरी थोड़ी कंडीशन गलत होगी इसमें, ये वाला जो ऊपर वाला नंबर होता है ये ग्रेटर देन 0 होता है, नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये ग्रेटर देन 0 चल रहा है हमारा, तो यहाँ पे ओपन आएगा ये, सो दिस इज ओपन, दिस इज ओपन, और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए, राइट। n इज ग्रेटर देन 0, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये ठीक है 1 2 3। अब इन तीनों की इंटरसेक्शन लेंगे, तो तीनों में देख लो कॉमन वैल्यूज क्या है। इसमें बोला जा रहा है x से 3 के बीच में होना चाहिए, -infinity से -4 union 1 to infinity ऑल रियल नंबर्स। तो कॉमन वैल्यूज द इंटरसेक्शन इज x बिलोंग्स टू, यही आ जाएगा 1 2 लेके 3 के बीच का, बट हमें सिर्फ नेचुरल नंबर वाली वैल्यूज चाहिए। सो 1 2 and 3 दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये तो ऑलरेडी डिफाइंड था ही हमेशा, इन तीनों में जो कॉमन वैल्यूज आई वो ये आई 1 2 3। फाइन, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हमारे पास फंक्शंस आ गए ऑफ द काइंड मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, और ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियोस में। मॉडुलस फंक्शन भी डिस्कस करा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी, फ्रैक्शनल पार्ट भी। तो इनकी प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए, इनकी डोमेन रेंज पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट पार्ट इज, फर्स्ट का ये ए पार्ट, 3 क्वेश्चंस हैं, 3 डिफरेंट क्वेश्चंस एक साथ लिखे हुए हैं। फर्स्ट पार्ट देख लो, इसके डोमेन चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस mod x। स्क्वायर रूट का फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, डिनोमिनेटर फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड, x की सारी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है, तो इसकी चिंता नहीं है। स्क्वायर रूट को डिफाइन करवा देते हैं और डिनोमिनेटर को, और कंडीशन क्या लग जाएगी, x माइनस मॉडुलस x इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक बात है, तो यहां से सोल्व करते हैं, x इज ग्रेटर देन मॉडुलस x आए। अब सोच के देखो x की कौन सी वैल्यूज के लिए ये वाली इनइक्वालिटी ट्रू होगी। तो जब भी मॉडुलस x होता है ना, दो केसेस के बारे में सोच लिए जाते हैं, एक बार x पॉजिटिव रख के, एक बार x नेगेटिव रख के। तो सोच के देखो, अगर तो x पॉजिटिव नंबर होगा, तो पॉजिटिव के लिए तो mod x की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या डेफिनेशन होती है इनफैक्ट, कि जब x पॉजिटिव होता है तब mod x x के बराबर होता है, और जब x एक नेगेटिव नंबर होता है तो mod x माइनस x के बराबर होता है। दिस इज द डेफिनेशन। तो इसको याद रखा जाएगा, इसको दिमाग में रखा जाएगा हमेशा। अब सोच के देखो, अगर तो मैं x को पॉजिटिव रखूंगा तो mod x हमेशा x के बराबर होगा, तो x ग्रेटर देन x नहीं सेटिस्फाई होगा, तो मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव तो नहीं हो सकती। x को नेगेटिव रख के देखो, अगर मैं x को नेगेटिव रखूंगा तो ये -x हो जाएगा। तो अब x तो एक नेगेटिव नंबर है, बट mod x तो फिर भी पॉजिटिव है। तो whenever x is a negative number, तो this quantity is negative, this is positive, तो ये कभी भी इससे बड़ा हो ही नहीं सकता, तो नेगेटिव वाली वैल्यूज भी नहीं आएंगी। तो ऐसी कोई भी x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, सपोज ये a पार्ट हो गया, a पार्ट का आंसर इज x बिलोंग्स टू 5, नो रियल नंबर विल बी अ पार्ट ऑफ द डोमेन। सेकंड देख लो, b पार्ट फर्स्ट का, सो दिस इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस mod x। फिर से वही चीज करी जाएगी, इन दोनों का जो सम है वो कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। सो x प्लस mod x इज ग्रेटर देन 0, ये चाहिए हमें। फिर से दो केसेस बनेंगे, देखो अगर तो x पॉजिटिव नंबर है, इफ x इज पॉजिटिव, या फिर लेट मी से इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो उस केस में क्या होगा, x प्लस x, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, 2x हो जाएगा, 2x इज ग्रेटर देन 0, तो सेटिस्फाई हो जाएगा ना। तो यहां से क्या वैल्यूज आ गई, x इज ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यूज आ गई।
तो हमने कंसीडर करा वो वाला केस व्हेन x इज अ पॉजिटिव नंबर, mod x को x से रिप्लेस करा गया तो x plus x is 2x, 2x is greater than 0 तो x is greater than 0, ये x की वैल्यूज आई तो x belongs to 0 to infinity, ये आया फर्स्ट केस से। दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 2 अगर मैं लूंगा x is less than 0 तो x less than 0 के लिए क्या होगा, x तो x ही रहेगा बट mod x minus x बन जाएगा, तो ये greater than 0 तो नहीं है, तो ये नहीं सेटिस्फाई होगा, तो इसका मतलब यहां से कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो डोमेन हमारी क्या आ गई, यही होगी 0 से इंफिनिटी। सो द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 0 टू इंफिनिटी। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये कि जब भी मॉडुलस x दिखे दो केसेस बना लो, एक बार x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक बार x लेस देन 0 होगा, ठीक है। एंड सी पार्ट भी देख लो, सी पार्ट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सो x शुड बी ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसको देखो ध्यान से, तो हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है इसकी डेफिनेशन ही होती है इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x, तो इसकी वैल्यू या तो x से बराबर होगी या x से छोटी होगी। x के बराबर कब होगी, जब x एक इंटीजर नंबर होगा, जैसे x अगर मैं 2 रख लूं तब ये दोनों बराबर होंगे, तो इसमें भी मैं क्या करता हूं ना, दो केसेस बना लेता हूं। अगर तो x इंटीजर है, लेट अस से इफ x इज एन इंटीजर, उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x और x दोनों बराबर आएंगे, तो तुम्हें मिलेगा क्या, x इज ग्रेटर देन x मिल जाएगा, तो नॉट सेटिस्फाइड, दिस इज नॉट ट्रू। तो यहां से x की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, तो मतलब x एक इंटीजर नंबर नहीं हो सकता, और अगर x एक नॉन इंटीजर नंबर है ना, डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, तो चेक कर लो, अगर मैं x की वैल्यू 2.1 रखूंगा लेट अस से, तो इस तरफ तो 2.1 आएगा, इस तरफ 2 आएगा, तो ये हमेशा इससे बड़ा होगा, तो ऑलवेज ट्रू। सही बात है कि तो दोनों x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x दोनों बराबर होते हैं जब x एक इंटीजर होता है, और अगर x नॉन इंटीजर होता है तो इसकी वैल्यू हमेशा इससे छोटी होती है। तो डोमेन में कौन कौन से वैल्यूज आ गई x की, सो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर्स। फाइन। हाँ जी, सेकंड पार्ट देख लो, इसमें भी दो पार्ट्स हैं, सेकंड क्वेश्चन के भी। ए पार्ट देख लेते हैं, 1 अपॉन लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। कितने टाइप के फंक्शंस हैं, डिनोमिनेटर, लॉग, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा डिफाइंड होता है, लॉग को डिफाइन करवा देते हैं, डिनोमिनेटर को डिफाइन करवा देते हैं। सो लॉग को डिफाइन होने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x शुड बी ग्रेटर देन 0, और डिनोमिनेटर को डिफाइन होने के लिए लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x शुड बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक बात है, ये पता चलो। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं, सोच के देखो। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 से बड़ी चाहिए तो मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x कैसा हो सकता है, इसको ऐसे लिख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ग्रेटेस्ट इंटीजर x कैसा हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसी सारी वैल्यूज ले सकते हैं। और यहां से अगर मैं देखूं तो log ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नॉट इक्वल टू 1, ये पता चला। तो इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करूं, अभी इसी स्टेप पे कर लेते हैं, दोनों को सोल्व करने की बजाय इसी स्टेप पे अगर मैं इंटरसेक्शन करूं तो क्या ये बोल सकते हैं दोनों का इंटरसेक्शन विल गिव मी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x की। तो इसके कोरिस्पोंडिंग x की वैल्यूज देख लो क्या होंगी। तो x कहां से कहां तक जा सकता है, मिनिमम वैल्यू कुड बी 2 एंड मैक्सिमम कुड बी इंफिनिटी। तो अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर x का आइडिया होना चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूंगा तब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 आएगी। 2 से अगर मैं थोड़ा सा भी छोटा नंबर रख दूं, जैसे 1.9 रख दूं, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन 1 अपॉन log ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज दिस 2 टू इंफिनिटी। फाइन, दिस वाज द ए पार्ट। बी पार्ट देख लो इसी का। बी पार्ट में क्या बोला गया, log ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x। फ्रैक्शनल पार्ट x हमेशा डिफाइंड होता है x की सारी वैल्यूज के लिए, तो सिर्फ log वाले फंक्शन को डिफाइन करवाना है। तो जो अंदर वाली क्वांटिटी है फ्रैक्शनल पार्ट x दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अब पता होना चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट x पॉजिटिव कब होता है। तो ध्यान दो, फ्रैक्शनल पार्ट x की खास बात क्या होती है ना, इसकी रेंज होती है 0 से लेके 1 के बीच में। फ्रैक्शनल पार्ट x क्या होता है, डेसिमल पार्ट होता है, 0 to 1 के बीच में लाइक करते हैं हमेशा। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 होने का मतलब हमें क्या करना है, हमें फ्रैक्शनल पार्ट x को 0 नहीं होने देना। और 0 कब होता है ये, तो फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू 0 होता है जब भी x एक इंटीजर नंबर हो। सही बात है क्या,
जब भी x की वैल्यू एक इंटीजर होगी तभी उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, बाकी सारे केसेस में क्या होगा, वो 0 से बड़ा ही होगा, 0 to 1 के बीच में ही होगा। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, दैट x शुड नॉट बी एन इंटीजर। तो x की वैल्यूज इंटीजर नहीं होनी चाहिए, हमेशा डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आ गई, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर्स, दिस इज द डोमेन। फाइन, हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देख लो। दिस इज द गिवन फंक्शन, इसकी डोमेन फाइंड करनी है। कौन कौन से फंक्शंस हैं, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, डिनोमिनेटर है, और बाकी जो भी आपको दिख रहे हैं या तो मॉडुलस वाला या ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वो हमेशा डिफाइंड होते हैं। तो सिर्फ स्क्वायर रूट को डिफाइंड करवा दो और डिनोमिनेटर को करवा दो। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है स्क्वायर रूट के अंदर, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो क्या पता चलेगा, मॉडुलस ऑफ, क्या कुछ लिखा गया, मॉडुलस लिखा है, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फिर मॉडुलस x है, -1 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मॉडुलस है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन लगाई जाएगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये किसी नंबर का मॉडुलस है, तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा ही, समझ रहे हो उस बात को। ये बाहर मॉडुलस लगा था, तो तुम्हें पता है मॉडुलस ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव ना, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इनफैक्ट। तो ग्रेटर देन 0 तो हमेशा होगा ही, बस 0 नहीं होने देना इसको। फाइन, मॉडुलस ऑफ एनी नंबर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो हम कंडीशन लगाएंगे कि भाई ये 0 ना हो पाए। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ mod x -1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन लगानी पड़ेगी, मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी 0 ना हो पाए। अब इसको अगर मैं फॉर द टाइम बीइंग y की तरह ट्रीट करूं, तो किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, किसी भी y का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें 0 नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये कि y की जो वैल्यूज है ना, mod x -1 की जो वैल्यूज है, वो 0 से 1 के बीच में नहीं लाई करनी चाहिए। ये बात सही है क्या? किसी भी नंबर का y, किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 कब होगा, जब उस नंबर y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही होगी, तभी होगा। तो हमने बोल दिया इस नंबर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में नहीं लाई करनी चाहिए। अब 1 ऐड कर देते हैं दोनों साइड पे, तो क्या पता चला कि mod x की वैल्यूज कैसी नहीं होनी चाहिए, ये 1 से 2 के बीच में नहीं होनी चाहिए। और mod x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में कब होंगी, जब x की वैल्यूज क्या होंगी, -2 से -1 यूनियन 1 to 2। तो x की वैल्यूज ये नहीं होनी चाहिए, ये वो वाली वैल्यूज है जो हमारी डोमेन का पार्ट नहीं होंगी। तो इसका मतलब हमारी डोमेन क्या आ गई, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज x बिलोंग्स टू, बाकी सारी वैल्यूज हो सकती है, तो मतलब -∞ से -2 तक के नंबर्स हो सकते हैं, उसके बाद -1 से लेके 1 तक के नंबर्स हो सकते हैं, और उसके बाद 2 से लेके इंफिनिटी तक के नंबर्स हो सकते हैं। सो दिस इज द डोमेन। फाइन, तो मॉडुलस अगर आपको क्लियर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कांसेप्ट का, ग्रेटेस्ट इंटीजर का कांसेप्ट क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इनको समझने में। ओके, फोर्थ पार्ट देख लो, स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ दिस, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन डिफाइन करवाते हैं, और फॉर द टाइम बीइंग ना इस पूरे नंबर को कुछ मान लेते हैं, t मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी log बेस 1/3 log बेस 4 एंड t, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बात चलो, ऐसे क्वेश्चंस हमने सिमिलर क्वेश्चन पहले करे हैं जब हमने लॉगरिथमिक फंक्शंस की डोमेन डिस्कस करी थी। तो ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन कौन सी, इस log को अगर मुझे डिफाइन करवाना है, तो अंदर वाली क्वांटिटी log ऑफ t टू द बेस 4, ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और अगर ये वाला log डिफाइन करवाना है, तो t ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये तीन कंडीशंस लगेंगी। और t में कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन, वो तो हमेशा डिफाइन होता ही है। तो ये तीन कंडीशन लगा के सोल्व करा जाएगा। अब देखो, ये t ग्रेटर देन 0 है, ये क्या बोल रहे हैं, t इज ग्रेटर देन 4 टू द पावर 0 दैट इज 1, इसमें से ये निकल के आ रहा है। फाइन, और यहां से अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, अगर ये वाला log हटाऊंगा, तो क्योंकि इसका बेस 1 से छोटा है, इनइक्वालिटी पलट जाएगी। सो log ऑफ t टू द बेस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 1/3 की पावर 0 दैट इज 1। इसका मतलब t इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये पता चला t की वैल्यू 1 से, इन दोनों का इसी स्टेप पे क्या करो, तीनों का इंटरसेक्शन ले लो। तो तीनों का इंटरसेक्शन अगर आप लोगे, तो इंटरसेक्शन से इसकी t की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी और 4 से छोटी। सो t बिलोंग्स टू 1 to 4, ये पता चलिए। ठीक है जी, अब t के बारे में पता चल गया, तो t को अब रिप्लेस कर देते हैं इस पूरे से, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर -5। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर -5 ग्रेटर देन 1 लेस देन और इक्वल टू 4। 5 ऐड कर दो सब जगह। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर, दिस इज 6 एंड दिस इज 9।
अब सोच के देखो, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो कैसे नंबर होते हैं ना, कि इंटीजर होते हैं, तो सोच के देखो कौन कौन से इंटीजर्स ऐसे हैं जिनका स्क्वायर 6 to 9 के बीच में होगा। तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो सिर्फ 3 ही तो ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर इस रेंज के बीच में लाई करेगा, और अगर 3 है तो -3 भी तो होगा ही। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x या तो 3 होगा या फिर -3 होगा। यही दो पॉसिबिलिटीज हैं, यही दो इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर 6 और 9 के बीच में लाई करेगा। यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, सो x बिलोंग्स टू 3 to 4 आएगा यहाँ से, और यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, क्या आ जाएगा -3 से -2 आ जाना चाहिए। सोच के देखो, नंबर लाइन की हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ से x की वैल्यूज ये आई, यहाँ से x की वैल्यूज ये आई, दोनों का यूनियन कर देंगे, डोमेन आ जाएगी। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज दिस वन, सॉरी -3 to -2 यूनियन 3 to 4। ठीक है जी, डन। तो दोनों का मिक्स आ गया था, ये लोग वाला फंक्शन भी आ गया था और ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है जी, ये लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। fx इज इक्वल टू दिस, डोमेन फाइंड करनी है, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, लॉग वाला फंक्शन है, मॉडुलस वाला फंक्शन है, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है। तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करते हैं। सो द फर्स्ट कंडीशन शुड बी दैट log बेस इज 0.3 मोड के अंदर x - 2 अपॉन मोड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फाइन। अब ध्यान देना, मोड x कैसा नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला नंबर है इनफैक्ट। तो इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ये तो 0 बन जाएगा। बट साथ ही जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे ना, एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो बन जाएगा, बट x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो मोड x की वैल्यूज कैसी होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 0 नहीं होने देना, अगर 0 नहीं है तो पॉजिटिव होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। अब इसको देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। अब लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, और बेस क्योंकि 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो mod of x - 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0.3 की पावर 0, दैट इज 1। ये वाला, तो यहां से क्या वैल्यूज आ गई, अगर किसी भी नंबर का मोड 1 या 1 से छोटा है तो उस नंबर की वैल्यूज क्या होंगी, -1 से 1 के बीच में लाई करेंगे। अगर x - 2 को मैं y मान लूं, तो मोड ऑफ y अगर 1 से छोटा है तो y की वैल्यूज क्या होंगी, -1 to 1। तो यहां से x की वैल्यूज क्या आ गई, 2 ऐड करके 1 से लेके 3। तो ये एक सॉल्यूशन सेट आ गया मेरे पास, और याद रखना x 0 नहीं होना चाहिए। तो दिस इज वन सॉल्यूशन सेट, सेकंड सॉल्यूशन सेट। अब तक क्या हो गया हमारा, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन हमने डिफाइन करवा दिया, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन डिफाइन करवा दिया। लॉग वाला फंक्शन भी डिफाइन करवाओ, वो कब होगा, जब ये अंदर वाली पूरी क्वांटिटी कैसी हो, ग्रेटर देन 0। सो द नेक्स्ट कंडीशन शुड बी also the next condition is mod of x - 2 should be greater than 0। ये 0 से बड़ा होना चाहिए हमेशा, तभी log वाला फंक्शन डिफाइन होगा। अब देखना, अब ये किसी नंबर का मॉडुलस है, नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट 0 नहीं होने देना। तो दिस इंप्लाइज mod of x - 2 is not equal to 0, which implies x - 2 is not equal to 0, which implies x is not equal to 2। ये आगे मेरे पास तीसरा सॉल्यूशन सेट। तो इन तीनों का मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। सो द इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3 क्या आ गया, 1 से लेके 3 तक के सारे नंबर्स एक्सक्लूडिंग 2। सो x बिलोंग्स टू 1 to 3 एक्सक्लूडिंग 2, दिस इज द डोमेन। ऐसे लिख लो, या फिर x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 2 to 3, ऐसे लिख लो, एक ही बात है। ठीक है जी, सो दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। वही काम करा जा रहा है बार बार, आइडेंटिफाई करते जाओ कौन कौन से फंक्शंस है, 1 by 1 डिफाइन करवाते जाओ। ओके, नेक्स्ट 6th पार्ट, इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है। लॉग वाला फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज डिफाइंड, तो सिर्फ लॉग वाले को डिफाइन करवा देना है। कौन कौन सी कंडीशंस लगेंगी, ये पूरा नंबर ग्रेटर देन 0, बेस इस केस में वेरिएबल है तो बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। 3 कंडीशंस लगाई जाएंगी। तो पहली कंडीशन इज दैट x² - 5x + 13 this is greater than 0। second condition, base value 2 times fractional part x - 3 should be greater than 0, and third condition, this base value should not be equal to 1। ये 3 कंडीशंस लगाएंगे। फर्स्ट कंडीशन सोल्व करके देखो, फैक्टर्स बनेंगे क्या, इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। और इसका अगर आप लोग d चेक करो ना, डिस्क्रिमिनेंट, तो वो नेगेटिव आ रहा है, 25 - 52 नेगेटिव आ रहा है, और a क्योंकि पॉजिटिव है इसका, तो ये तो हमेशा
पॉजिटिव ही होगा, इसका जो ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा, तो x को जो मर्जी रख लो, दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। तो यहां से जो सॉल्यूशन आ रहा है ना, दैट इज x बिलोंग्स टू r। ठीक है, जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है फैक्टराइज अगर ना किया जाए, एक बार डिस्क्रिमिनेंट पे नजर मार लिया करो, और मुझे पता है डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव होता है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो हमेशा उसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है x की सारी वैल्यूज के लिए। ये तो हो गया। यहां से देखो क्या चाहिए हमें, फ्रैक्शनल पार्ट x इज ग्रेटर देन 3/2 चाहिए, बट इसमें दिक्कत हो जाएगी। फ्रैक्शनल पार्ट x की रेंज हमें पता है क्या होती है, 0 से ना 1 होती है। तो x को तुम जो मर्जी रख लो, इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा 0 to 1 के बीच में आएगा। तो ये तो कभी भी 3/2 से बड़ा हो ही नहीं सकता। 3/2 कितना, 1.5, इससे बड़ा कभी हो ही नहीं पाएगा। तो यहां से तो कोई भी x की वैल्यू नहीं आएगी, 5 आएगी। और अगर यहां से 5 आ गया तो बात ही खत्म है, फिर तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 ही आएगा, यहां से भी 5 आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट x इज नॉट इक्वल टू 3/2 है इसमें, तो ये कभी होगा ही नहीं 3/2 के बराबर। तो यहां से भी x बिलोंग्स टू r, ऑल रियल नंबर आ रहा है। x की सारी रियल वैल्यूज के लिए फ्रैक्शनल पार्ट x इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू 3/2। इन तीनों का अगर आप लोग इंटरसेक्शन लोगे, सो द इंटरसेक्शन विल बी 5 ओनली, सो द डोमेन इज 5। ठीक है जी, डन। ओके, सेवंथ पार्ट, fx इज इक्वल टू दिस। अगेन लॉग वाला फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज डिफाइंड, लॉग वाले को डिफाइन करवा दो। कौन कौन सी कंडीशन, 2x² प्लस x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, बेस की वैल्यू शुड बी पॉजिटिव, एंड तीसरी कंडीशन, बेस की वैल्यू शुड बी नॉट इक्वल टू 1। ये तीन कंडीशन लगा रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट वाले को फैक्टराइज करना पॉसिबल है क्या, तो मुझे दिख रहा है कि x इज इक्वल टू -1 या एक रूट होगा इसका, तो मतलब x प्लस 1 एक फैक्टर बन जाएगा, और दूसरा फैक्टर क्या होगा, 2x माइनस 1। ये दो फैक्टर्स बनेंगे इसके। ठीक बात है जी। वेवी का मेथड अगर आप लोग लगाओगे, -1 1/2 प्लस माइनस प्लस, तो x की वैल्यूज क्या आ गई, -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1/2 से इंफिनिटी। ये फर्स्ट कंडीशन से सॉल्यूशन सेट मिला। सेकंड देख लो, थर्ड देख लो। अब x प्लस 1/2 को अगेन अगर मैं फॉर द टाइम भी कुछ मान लूं ना, t मान लूं लेटर से, और ये भी t है ही है, तो हमें क्या चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर t की वैल्यू 0 से बड़ी चाहिए और 1 के बराबर नहीं चाहिए। और क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर t एक इंटीजर वैल्यू होती है, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर t की वैल्यू यहां से क्या कुछ हो सकती है, 1 2 3, ये सारी वैल्यूज हो सकती है ग्रेटेस्ट इंटीजर t के। और यहां से मुझे बोला गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर t 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर t की पॉसिबल वैल्यूज शुड बी 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। तो x प्लस 1/2 को हमने t मान लिया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t क्या होगा, हमेशा एक इंटीजर नंबर होगा। ऐसा इंटीजर चाहिए जो 0 से बड़ा हो, 1 के बराबर ना हो। तो पॉसिबल वैल्यूज आर 2 3 4 एंड सो ऑन। अब अगर t का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये वाली वैल्यूज ले सकते हो, तो यहां से t की वैल्यूज क्या आएंगी, सो t शुड बिलोंग टू 2 टू इंफिनिटी, पहले भी करा था हमने। t की वैल्यूज 2 से लेके इंफिनिटी तक जा सकती हैं, और t को वापस से रिप्लेस कर दो x प्लस 1/2 से, सो x प्लस 1/2 कैन गो टू 2 टू इंफिनिटी, और 1/2 उस तरफ ले जाते हैं, 1/2 माइनस कर देते हैं दोनों साइड से, तो क्या आ जाएगा, x शुड बिलोंग टू 2 से 1/2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3/2 आएगा, और इंफिनिटी से 1/2 माइनस करेंगे तो इंफिनिटी ही आएगा। ये x की वैल्यूज है। ठीक है जी। तो लास्ट इन दोनों कंडीशन से जो x की कॉमन वैल्यूज आ रही है वो ये आ रही है, फर्स्ट वाले से ये आ रही थी, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा, तो इंटरसेक्शन लेके देख लो क्या आएगा। सो x बिलोंग्स टू कितना आ रहा है, 3/2 से इंफिनिटी, यही वाली वैल्यूज आ जानी चाहिए। सो x बिलोंग्स टू 3/2 टू इंफिनिटी। या ठीक बात है। ओके, कमिंग टू 8th पार्ट, अगेन लॉग फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज डिफाइंड, मॉड ऑलवेज डिफाइंड, लॉग को डिफाइन करवाना है बस। तो लॉग को डिफाइन होने के लिए इसके अंदर वाला जो नंबर है x² माइनस x माइनस 6, ये पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, बेस वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/x पॉजिटिव होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन, द बेस वैल्यू शुड बी नॉट इक्वल टू 1। सिमिलर सा क्वेश्चन है जैसे पहले था। इसको सॉल्व करते हैं। किसी भी नंबर का अगर मॉडुलस लोगे, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, या 0 से बड़ा आएगा या 0 आएगा। 0 से बड़ा तो चाहिए, बट 0 नहीं होने देना इसको। सो x² माइनस x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0। और इसके फैक्टर्स अगर मैं बनाऊं, दो फैक्टर्स
बनेंगे x माइनस 3 x प्लस 2, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x की वैल्यूज 3 नहीं होनी चाहिए, -2 नहीं होनी चाहिए। ये सॉल्यूशन सेट आ गया फर्स्ट से। तो बेसिकली x कैन बी एनी रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -2 एंड 3, ये एक सॉल्यूशन सेट आया। अब बाकी दो का भी देखना पड़ेगा। अगेन x प्लस 1/x वाला जो पूरा नंबर है इसको फॉर द टाइम बिंग t मान लेते हैं, थोड़ा एनालाइज करना आसान हो जाएगा। और फिर से सिमिलर सिचुएशन अगर आप सोचो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर t का रिजल्ट क्या होगा, एक इंटीजर नंबर होगा, वो इंटीजर नंबर 0 से बड़ा चाहिए बट 1 के बराबर नहीं चाहिए। तो क्या बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर t की पॉसिबल वैल्यूज 2 3 4 अप टू इंफिनिटी ये हो सकती है। तो इसका मतलब क्या कि जो t की वैल्यूज होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, 2 से इंफिनिटी, t बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। और t क्या था, x प्लस 1/x, सो x प्लस 1/x शुड बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। अब इसके बाद देखना ध्यान से, अब ना इसके बारे में भी पता होना चाहिए आपको, ये जो x प्लस 1/x होता है ना, एनी नंबर x प्लस उसका रेसिप्रोकल अगर आप कर दो तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर तो x एक नेगेटिव नंबर है फिर तो इसका जो रिजल्ट आता है वो -2 से छोटा आता है हमेशा, माइनस इंफिनिटी से -2 के बीच में होता है ये हमेशा, whenever x is a negative number। और अगर x एक पॉजिटिव नंबर हो तो इसका जो रिजल्ट मिलता है हमें x प्लस 1/x का वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है। दिस इज द रेंज ऑफ x प्लस 1/x, कि अगर तुम कोई भी नंबर लोगे और उसका रेसिप्रोकल उसमें ऐड करोगे तो अगर तो वो नंबर पॉजिटिव है उसका रिजल्ट आएगा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और अगर ये नंबर नेगेटिव है ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू -2। बट हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यही सेम चीज तो चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला केस पिक कर लेंगे, तो यहां से x की वैल्यूज क्या आ जाएगी, x इज ग्रेटर देन 0, 0 टू इंफिनिटी आ जाएगा। तो दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन सेट। तो फर्स्ट का और सेकंड का दोनों का इंटरसेक्शन लेना है मुझे, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 से इंफिनिटी वाली ही सारी वैल्यूज आ जाएंगी एक्सक्लूडिंग 3। सो द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 0 से इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग 3, या फिर इसको लिख लो 0 से 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी, एक ही बात है। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन भी देख लो एक बार। अगेन log का फंक्शन है, कोसेकेंट x का फंक्शन है, sin x का फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा डिफाइंड होता है, sin x हमेशा डिफाइंड होता है, कोसेकेंट x कब डिफाइंड होता है, r माइनस n पाई के लिए, और log भी मुझे पता है कब डिफाइंड होता है। तो सारी कंडीशंस लगा दो। फर्स्ट कंडीशन, log के अंदर वाली पूरी क्वांटिटी 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x का स्क्वायर, ये पूरी चीज शुड बी ग्रेटर देन 0। सेकंड कंडीशन, कोसेकेंट x माइनस 1 जो बेस वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन लगा देते हैं। तो ये तीन कंडीशन तो लगेंगी, साथ में कोसेकेंट x को भी डिफाइन करवाया जाएगा। सो बेसिकली द फोर्थ कंडीशन इज x इज नॉट इक्वल टू n पाई, उसको लास्ट में लगाते हैं। इनको सोल्व करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x को फॉर द टाइम बिंग t मान लेते हैं, तो ये पूरा क्या लिखा गया, 2 माइनस t स्क्वायर ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 लेस देन 0, दो फैक्टर्स बनेंगे t प्लस 2 इंटू t माइनस 1 लेस देन 0। सो t की वैल्यूज क्या आएंगी, वेविकर्व मेथड से -2 से 1 के बीच में आएंगी। और t क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x था, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x कैसा होना चाहिए, -2 से 1 के बीच में। अब ध्यान दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का अगर तुमने ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया तो इसका रिजल्ट तो हमेशा क्या आएगा, एक इंटीजर ही तो आएगा। तो सोच के देखो -2 से 1 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स हो सकते हैं, -1 हो सकता है और 0 हो सकता है। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x की वैल्यू या तो -1 होगी या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x की वैल्यू 0 होगी, दो ही पॉसिबल केसेस है। ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x की वैल्यू -1 कब होगी, अगर sin x -1 से 0 के बीच में लाई करेगा, या तो यहां से -1 से 0 वाली वैल्यूज हो सकती है, यहां से 0 to 1 वाली। तो इन दोनों को अगर मैं एक साथ लिखूं तो sin x की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, -1 से लेके 1 तक। सोच के देखो, जब तो sin x की वैल्यू -1 से 0 में होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -1, जब 0 से 1 में होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 0, -1 पे क्लोज 1 पे होगा। तो हमें sin x की वैल्यूज -1 से 1 के बीच में लाई करती हुई होनी चाहिए। अब sin x तो हमेशा ही -1 to 1 में होता है, द ओनली थिंग इज कि 1 नहीं होने देना उसको, अगर 1 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 1 नहीं होने देने का मतलब sin x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ये नहीं चाहिए। और sin x 1 कब होता है, ऑल द odd multiples of pi by 2, तो x is not equal to odd multiple of pi by 2। in fact
नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू बट 2n पाई प्लस पाई बाई टू, ये लिखना ज्यादा सही है। सो 2n पाई प्लस पाई बाई टू ये लिखना चाहिए, वेयर n इज एन इंटीजर। तो ये आ गया फर्स्ट वाले से सॉल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, इसको देखो कोसेकेंट x माइनस 1 पॉजिटिव चाहिए तो कोसेकेंट x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। फाइन, और यहां से क्या कोसेकेंट x इज नॉट इक्वल टू 2, ये चाहिए। तो कोसेकेंट x 1 से बड़ा हो और 2 के बराबर ना हो। अब कोसेकेंट x 1 से बड़ा कब होता है, तो कोसेकेंट x को अगर आप जानते हो तो कोसेकेंट x की रेंज होती है माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ओके, तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए पहली बार तो कोसेकेंट x की वैल्यू, और कोसेकेंट नेगेटिव कहां पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो अगर मैं क्वाड्रेंट सिस्टम बनाऊं, देख लो क्वाड्रेंट सिस्टम से देख लो सबसे बढ़िया है, तो दिस इज 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। और ये भी देख लेंगे कोसेकेंट x 2 कहां पे होता है। तो कोसेकेंट x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट x पॉजिटिव, फर्स्ट में पॉजिटिव, यहां पे तो नेगेटिव होगा कोसेकेंट x, तो यहां से तो कोई वैल्यू नहीं आएगी x की। सेकंड, थर्ड में से और फोर्थ में से। फर्स्ट में देखो कोसेकेंट x की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाई 2 पे होती है 1, यहां पे इंफिनिटी होती है। तो फर्स्ट वाले पूरे क्वाड्रेंट में कोसेकेंट x की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी, बस पाई बाई 2 नहीं होने देना इसको। तो ये सारा हमारे इंटरवल में आ जाएगा। इन सब में कोसेकेंट x क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक बात है। और कोसेकेंट x को 2 नहीं होने देना। 2 कब होगा कोसेकेंट x, जब sin x की वैल्यू 1/2 होगी, तो इसका मतलब पाई बाई 6 पे और पाई माइनस पाई बाई 6 पे, इतने पार्ट में। तो बेसिकली पाई बाई 6 एंड 5 पाई बाई 6, इन सब पे 2 होगा, ये नहीं चाहिए हमें। कोसेकेंट x की वैल्यूज देख रहे हैं, 1 से बड़ी चाहिए, 2 के इक्वल नहीं चाहिए। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में 1 से बड़ा हमेशा ही होता है, ये बस 1 नहीं होने देना, तो पाई बाई 2 नहीं होने देना। ठीक है, और यहां से कोसेकेंट x नॉट इक्वल टू 2, पाई बाई 6 नहीं होने देना, 5 पाई बाई 6 नहीं होने देना। तो अगर मैं सिर्फ 0 से 2 पाई की बात करूं ना, 0 से 2 पाई बाई 2, 0 से 2 पाई के बीच में x की वैल्यूज क्या आ गई है कि x शुड बिलोंग टू 0 से पाई, 0 से पाई कुछ भी हो सकता है, 0 और पाई पे इट इज अनडिफाइंड। सो दिस इज 0 टू पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाई 2 एंड एक्सक्लूडिंग पाई बाई 6 एंड एक्सक्लूडिंग 5 पाई बाई 6, इन तीन को एक्सक्लूड कर देंगे। सिर्फ एक रेवोल्यूशन में हमने सॉल्यूशन लिखा है। 0 से पाई वाली कोई भी वैल्यू आ जाए, 0 और पाई को क्यों इग्नोर करा गया है, वहां पे कोसेकेंट ऑलरेडी क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो 0 टू पाई आ गया, पाई बाई 2 नहीं चाहिए, इस पे कोसेकेंट x 1 हो जाएगा। और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाला भी इसमें इंक्लूड हो गया है। हमें चाहिए था sin x 1 ना हो, sin x 1 ना होने का मतलब कोसेकेंट x भी 1 ना हो, तो उसको हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सक्लूड कर दिया। तो यही मेरा फाइनल आंसर होगा, जिसमें ये वाला भी ऑलरेडी कवर हो गया है। x बिलोंग्स टू 0 टू पाई माइनस दिस, और इसको अगर मुझे जनरलाइज करके लिखना है तो 2n पाई ऐड कर दिया जाएगा। तो आई कैन राइट कि x बिलोंग्स टू 2n पाई, दिस इज 2n पाई से लेके 2n पाई प्लस पाई, ये वाली सारी वैल्यूज आ जाएंगी, और माइनस में ये वाले सारे आ जाएंगे 2n पाई प्लस पाई बाई 2, कॉमा 2n पाई प्लस पाई बाई 6 एंड कॉमा 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, और यहाँ पे यूनियन लगा देंगे, n बिलोंग्स टू इंटीजर लगा देंगे। सो दिस इज द फाइनल डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। तो देखने में लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, बट अल्टीमेटली वही चीज है, ट्रिग्नोमेट्री आ गई थी, ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशंस का यूज करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडिया लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, फाइन। सो दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। देख लेने इसको एक बार दोबारा से, डन। तो इसी के साथ डोमेन वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट है। जितने वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते थे मोस्टली हमने कवर कर लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में रेंज स्टार्ट करा जाएगा। ओके, डन।